हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। और हमारी प्रीवियस क्लास में लाइट चली जाने की वजह से ये मेरा अपना ये टॉपिक थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया था। तो जो प्रीवियस क्लास है उसको अच्छे से देखकर ही इस क्लास को देखना। और मैं ये डिस्कस कर रहा था कि प्रीवियस क्लास के अंदर जो मैं डिस्कस कर रहा था कि NaCl सॉलिड है और सॉलिड है तो इसके आयन रिजिड है और इसके अपने आयन रिजिड है, यानी वो सॉलिड स्टेट के अंदर आयंस मूव नहीं करते हैं। तो सॉलिड NaCl नमक के अंदर अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में तो बेड कंडक्टर होते हैं, सॉलिड स्टेट में तो क्या होते हैं, वो बेड कंडक्टर होते हैं और उनमें कंडक्टिविटी पास नहीं होती है। रीजन ये लिखेंगे कि उनके आयंस में कोई मोबिलिटी नहीं है, आयंस अपनी जगह रिजिड है। तो कंडक्टिविटी को कंडक्टिविटी और करंट जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक या एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए उसको कोई कैरियर चाहिए और कैरियर होते हैं चार्ज। जैसे मेटल वायर के अंदर कंडक्टिविटी इसीलिए पास हो जाती है क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो कि चार्ज पार्टिकल हैं, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये मेटल वायर के अंदर प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट को, कंडक्टेंस को कैरी करके एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ सॉलिड NaCl है, सॉलिड आयनिक कंपाउंड है, तो आयंस अपने पोजीशन पे रिजिड है और आयन अपने पोजीशन पे रिजिड है तो वो मूव नहीं करेंगे, तो कंडक्टिविटी पास नहीं होगी। लेकिन हमने इसको वाटर के अंदर जैसे डिसॉल्व कर दिया, वाटर के अंदर मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया। अब वाटर के अंदर जैसे ही डिसॉल्व कर दिया तो आयनिक कंपाउंड के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, तो हम इस NaCl को क्या लिखते हैं, NaCl और ब्रैकेट में AQ लिखते हैं, मतलब NaCl वाटर के अंदर है, एक्वस मीडियम में है। अब हम यहाँ से करंट पास करते हैं तो ये कंडक्टिविटी पास होती है इसमें। अब इसमें क्या पास हो जाती है, कंडक्टिविटी पास हो जाती है। रीजन ये है कि ये कंडक्टिविटी पास करने के अंदर कौन रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि NaCl जैसे वाटर में गया डिसॉल्व हो गया वो आयोनाइज हो गया तो इन आयंस में मोबिलिटी आ जाती है। ये आयंस जो है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ये कंडक्टेंस को, करंट को कैरी करके एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाते हैं। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो अपनी सॉलिड स्टेट में तो बेड कंडक्टर है, पर वो सॉल्यूशन के अंदर, स्पेशली एक्वस सॉल्यूशन के अंदर उनकी कंडक्टिविटी, बहुत शार्प कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। तो उसका रीजन ये लिखेंगे कि अंदर आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व होने के बाद वो आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं। इस फिनोमेना को अपन आयोनाइजेशन कहते हैं। और इस आयोनाइजेशन के बाद आयंस फ्रीली मूव करते हैं और ये आयंस जब मूव करते हैं तो साथ में कंडक्टेंस को भी कैरी करके एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाते हैं। इसीलिए आयनिक कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन गुड कंडक्टर होते हैं। और जनरली जो आयनिक कंपाउंड है वो पोलर मीडियम में डिसॉल्व हो जाते हैं। पोलर मीडियम और नॉन पोलर क्या है, ये इसी चैप्टर में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो कुछ टर्म्स ऐसी आ सकती है जो आपको अभी कंफ्यूज करे, या कुछ टर्म्स ऐसी है जो आपने बिल्कुल नहीं सुनोगे, न्यू लिसन होगी आपके लिए। जैसे पोलर हो सकता है कुछ बच्चों को मालूम हो पोलर मीडियम और नॉन पोलर मीडियम क्या है, और अगर आपको मालूम नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। इसी चैप्टर में हम पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर और पोलर सॉल्यूशन सॉल्वेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और दूसरा, आयनिक कंपाउंड के हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, मैंने बता रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। केटाइन और एनाइन जब कंबाइन करके आयनिक कंपाउंड बनते हैं तो लेटिस एनर्जी रिलीज होती है। लेटिस एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज हो जाएगी, बने हुए आयनिक कंपाउंड की एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, तो बना हुआ आयनिक कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कि लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। तो लेटिस एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई, मैंने एग्जांपल दिया था ना प्रीवियस वीडियो में, पानी की टंकी में से पानी ज्यादा रिलीज हो गया तो बाकी वाटर टैंक के अंदर रिमेनिंग वाटर कम हो गया। तो उसी तरह से Na+ और Cl- बनते समय ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई तो NaCl में एनर्जी कम बची, NaCl में एनर्जी कम रह गई तो वो ज्यादा स्टेबल हो गया। और ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई मतलब हम क्या बोलेंगे, ज्यादा लेटिस एनर्जी रिलीज हो गई। तो ज्यादा एनर्जी लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। लेटिस एनर्जी क्या थी, जब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बनता है, 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बनता है, तो 1 मोल आयनिक क्रिस्टल फॉर्म होते समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। व्हेन लेटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड ionic crystal is formed from its constituent gaseous ion।
ठीक है, और ये सब आप पिछले क्लास में देखो, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, तो अब आयनिक कंपाउंड के बारे में हम जो पढ़ चुके हैं उसी को बता रहा हूं मैं। तो लेटिस एनर्जी के डेफिनेशन है, फिर ये लिखा हुआ है हायर लेटिस एनर्जी मींस ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड ग्रेटर अट्रैक्शन between the cation and anion, hence compound having higher lattice energy have higher magnitude of the properties like melting point, boiling point. However, solubility of an ionic compound decrease with increase of lattice energy. ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटिस एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि उनके आयंस एक दूसरे से क्लोजली और स्ट्रांगली एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी वो एक दूसरे को, सब आयंस ने एक दूसरे को स्ट्रांगली बाउंड कर रखा है। तो जब वो वाटर जैसे सॉल्वेंट के अंदर जाएगा तो वो उसके अंदर स्प्लिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आयंस एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। तो आयंस एक दूसरे को रिलीज नहीं करेंगे तो वो वाटर के अंदर कैसे स्प्रेड होगा। तो इसीलिए ये ध्यान रखना, जिस आयनिक कंपाउंड की लेटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी क्रिस्टल उतना स्टेबल होगा, लेकिन उसकी सॉलिबिलिटी उतनी ही कम होगी। हायर द लेटिस एनर्जी लेस इज द सॉलिबिलिटी, ये ध्यान रखना। और इसके बाद characteristic of electrovalent compound. Electrovalent compounds are generally crystalline in nature. The constituent ions are arranged in a regular way in their lattice. Lattice का मतलब होता है crystal. Lattice का मतलब होता है crystal. Second point, electrovalent compound possesses high melting point and boiling points. Third, electrovalent compounds are hard and brittle in nature. Brittle क्यों होता है मैं भी explain कर देता हूँ। Electrovalent solid do not conduct electricity, while इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इन द मोल्टन स्टेट, यानी उसको पिघाल दो, मोल्ट कर दो तो भी आयन में मोबिलिटी आ जाएगी, और इन सॉल्यूशन कंडक्टिविटी। ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। और ब्रिटल नेचर क्यों होती है तो उसकी रीजन मैं बता देता हूं कि जैसे ये आयनिक कंपाउंड है तो Na+Cl- Na+Cl-, ये देखो ये जैसे आयनिक कंपाउंड है तो ये Na+ साइन Na+ को दिखा रहा है और माइनस, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये 3D में सोचो बेटा, ये तो मैंने एक लेयर बनाई, इसके ऊपर दूसरी लेयर होगी, इसके ऊपर तीसरी लेयर होगी, तो इस तरह से 3D होगा। अब जब हम इसके ऊपर फोर्स डालते हैं, जब हम इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई होने की वजह से क्या, जैसे अपन इसको यहाँ फोर्स डाला तो ये जो ऊपर वाली लेयर है, फोर्स किस जहां से डाला, अगर फोर्स मैं नीचे से डालूंगा तो नीचे वाली लेयर खिसकेगी। यहां से फोर्स डाला, यहां को मैंने इसको पकड़ के ऐसे फोर्स डाला, या यहां से पकड़ लिया और इधर खिसकाया, इधर खिसकाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये लेयर जब खिसक जाएगी तो लाइक आयंस एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। क्या हो गया, लाइक आयंस क्या आ गए, एक दूसरे के ऊपर आ गए किसी एक लेयर पर। तो क्या हुआ, ये खिसक गए तो क्या हो गया, ये देखो मैंने यहां से पकड़ के इसको थोड़ा सा खिसकाया तो ये खिसक गई। तो अब ये देखो, ये लाइक आयन आमने सामने आ गए, ये ब्लू जो है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर बेसिकली इस पॉइंट पर रिपल्शन आ गया, इस पॉइंट पर क्या आ गया, इस लाइन पर क्या आ गया, इस लाइन पर, ये रेड लाइन पर क्या आ गया, रिपल्शन आ गया। इस रिपल्शन के यहां पर क्या हो गया बेटा, रिपल्शन आ गया इस लाइन पर। जब ये खिसक के थोड़ी इधर आ गई, जैसे मैंने यहां से पकड़ा, इसको थोड़ा सा पुश किया इधर, तो ये इधर आ गई। तो ये तो एक लाइन ऐसी होगी, एक रो ऐसी होगी दोनों के बीच की, जहां आमने सामने लाइक आयंस आ जाएंगे, Cl- के सामने Cl-, Na+ के सामने Na+, तो ये रिपल्शन होगा तो यहां से वो ब्रेक हो जाएगा, क्रैक आ जाते हैं। ब्रिटल नेचर का मतलब ये होता है कि फोर्स देने पर अगर उसमें क्रैक आ रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं ब्रिटल नेचर। तो आयनिक कंपाउंड जो क्रिस्टल होते हैं उसको थोड़ा फोर्स देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हार्मिंग कर दो, हथौड़ा मार दो, ठीक है,
तो उसमें आपको बहुत सारे क्रैक नजर आ जाएंगे, क्योंकि उस फोर्स की वजह से अंदर थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज होता है, और जहां जहां जिस लाइन पर लाइक आयंस आमने सामने आ जाते हैं वहां रिपल्शन की वजह से क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रिटल नेचर। अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर फेयरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, इस पॉइंट को परेशान मत होना, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट इसी चैप्टर में आगे आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो पॉइंट है तो लिखना जरूरी है। द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। यस, अभी क्लियर करता हूं इसको भी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर फर्निश आयंस इन सॉल्यूशन। ये मैंने बता ही दिया कि जैसे NaCl को वाटर में डाल दिया तो NaCl डिसॉल्व होते ही वो Na+ और Cl- आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड NaCl, ठीक है, जैसे फर्निश आयंस इन सॉल्यूशन, वो आयंस बना देते हैं। द केमिकल रिएक्शन ऑफ दीज कंपाउंड्स आर नोन एज। जब दो आयनिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? These are known as ionic reaction which are very fast। तो मैं दोनों पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। The electrovalent bonds are non-directional और ionic reactions are very fast। देखो, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब होता है उसमें डायरेक्शन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड अभी मैंने पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप 9th-10th से कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हुए आए हो। तो कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग एक प्रॉपर डायरेक्शन में ही होगी। ओवरलैपिंग क्या होगी? एक प्रॉपर डायरेक्शन में ही होगी। ठीक है, अब जैसे ये दोनों एटम के ऑर्बिटल हैं और ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, क्योंकि आपने एटम और पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हो तो आपको s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल्स क्लियर हैं। तो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं। ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल, ये फिंगर्स ऑर्बिटल्स हैं, यूं अज्यूम कर लो, और ये ओवरलैपिंग हो गई। लेकिन अगर ओवरलैपिंग एक प्रॉपर डायरेक्शन में होगी, अब अगर ये इस तरफ है, ये इस तरफ है तो नहीं होगा। ठीक है, ये यूं है तो ये प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये रॉन्ग ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग करेक्ट ये होती है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग के लिए तो क्या होना चाहिए? दो चीजें कभी ओवरलैप करेगी जब प्रॉपर डायरेक्शन में, डायरेक्शन ओवरलैपिंग के लिए डायरेक्शन रेस्ट्रिक्शन है, यानी डायरेक्शन होना ही चाहिए। जैसे ये समझो, चलो ये मार्कर है, ठीक है, अब मैं इस ढक्कन को, इस केप को, इस मार्कर ये फिट किया तो ये डायरेक्शनल बॉन्ड हुआ। ठीक है, अगर मैंने यूं इस मार्कर को, इस केप को यूं करके बंद करना चाहा तो नहीं होगा। बंद हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये जब इस डायरेक्शन में आएगा तो ही बॉन्ड बनेगा, तो ही बंद होगा ये। तो ये देखो, ये आया, ये बंद हुआ, ये बंद हुआ। ठीक है, तो कब बंद हुआ? ये तभी बंद हुआ जब प्रॉपर डायरेक्शन था। तो कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड है, उनमें डायरेक्शन की नीड रहती है, क्योंकि ओवरलैपिंग है। जैसे ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, और ये ओवरलैप करके बंद हुए, तो ये डायरेक्ट, मार्कर और केप को जब मैं बंद कर रहा हूं तो ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। जब तक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगा तब तक ये केप इसके ऊपर बंद नहीं होगी। ठीक है, अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड में तो क्या है? केटाइन और एनाइन एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं। केटाइन और एनाइन एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं। अब अट्रैक्शन के लिए तो Na+ का भी स्फीयर है और Cl- का भी स्फीयर है। आप सोचो, दो स्फीयर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो तो किसी भी डायरेक्शन में आके अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपकेंगे, तो ये दोनों स्फीयर है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपकेंगे, तो ये आयनिक बॉन्ड बन रहा है। ये Na+ Cl- बॉन्ड बन गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। ये हो गया, यहां से भी हो जाएगा, यूं भी हो जाएगा, यूं भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इस तरह से भी हो जाएगा, इस तरह से भी हो जाएगा। आप किसी भी डायरेक्शन में दो आयंस किसी भी डायरेक्शन में आ रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, तो वो एक दूसरे के पास में आने चाहिए बस। लेकिन किस डायरेक्शन से एक दूसरे के पास में आ रहे हैं? इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, इससे आ रहे हैं, यूं आ रहे हैं, यूं आ रहे हैं, चाहे यूं आ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आयनिक बॉन्ड बनते समय केटाइन और एनाइन पर डायरेक्शन का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, इसीलिए आयनिक बॉन्ड को हम नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है। जैसे केप मार्कर पे मैंने केप को बंद किया तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में केप और इन दोनों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखूंगा, इस डायरेक्शन में रखूंगा तो ही बंद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस डायरेक्शन में रखा तो नहीं होगा, इस डायरेक्शन में रखा तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मतलब समझ में आ गया। जहां डायरेक्शन की जरूरत है
कोवेलेंट बॉन्ड में तो वो डायरेक्शनल बॉन्ड हो गए, जहाँ डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। किसी भी 3D में कहीं से भी दो कैटायन और एनायन आपस में मूव करके एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे को बाइंड कर सकते हैं। तो आयनिक कंपाउंड एंड आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। और तीसरा मैंने बताया आयनिक रिएक्शन। तो जैसे आयनिक रिएक्शन में क्या हो गया, जैसे मेरे पास ये AgNO3 है, ये AgNO3 एक्वस है और ये NaCl एक्वस है। तो ये जैसे एक्वस का मैंने अभी बताया वो वाटर के अंदर है, तो वाटर के अंदर जाते ही वो इमीडिएटली आयंस क्या हो जाते हैं, अंदर आयंस बन जाते हैं और ये इमीडिएटली ये दोनों कांटेक्ट करेंगे, ये दोनों कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों कांटेक्ट करके तो इजीली AgCl बना देंगे और ये दोनों कांटेक्ट करके AgNO3 बना दिया, NaNO3 बना दिया। क्या बना दिया? NaNO3 बना दिया। इसने इससे कंबाइन किया और NaNO3 बन जाए। तो आयनिक कंपाउंड में जब दो डिफरेंट आयनिक कंपाउंड रिएक्शन करते हैं तो उसको अपन आयनिक रिएक्शन करते हैं। इस आयनिक रिएक्शन में क्या होता है, इन दोनों रिएक्टेंट, इसका एनायन इसका केटायन, इसका केटायन और इसका एनायन कंबाइन करते हैं और ये बहुत फास्ट कंबाइन कर लेते हैं क्योंकि आयंस तो अवेलेबल है, तो तेजी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके न्यू प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ये तो हमने सारा डिस्कशन किया आयनिक बॉन्ड का। अब इस एक बॉन हेबर साइकिल के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, बॉन हेबर साइकिल बेसिकली इसमें थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स आएगी और ये जो थर्मोडायनेमिक टर्म्स है, अब वो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में मोल, एटम, पीरियड, केमिकल बॉन्डिंग और फिर है स्टेट ऑफ मैटर और 6th चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो बॉन हेबर साइकिल वैसे देखा जाए तो 6th चैप्टर बॉन हेबर साइकिल जो है वो 6th चैप्टर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, पर केमिकल बॉन्डिंग में भी उसने डिस्कस कर रखा है तो मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर कुछ टर्म्स या थोड़ा बहुत कम समझ में आए तो इसको इग्नोर करना, क्योंकि आप आज ही भले जिनके पास NCERT बुक है तो वो 6th चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में देखना, तो ये सारा डिटेल में मिल जाएगा। तो हम इसको दूसरी बार वापस डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली बॉन हेबर साइकिल एक ऐसा ये साइकिल है जो ये बता रहा है कि एक आयनिक कंपाउंड उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से कैसे बनता है, हाउ टू प्रिपेयर आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो NaCl कैसे बनेगा? सोडियम Na से एंड Cl2 से। NaCl के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सोडियम और Cl2 है। तो अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, यहां हम एनर्जी को एंथैल्पी कहते हैं। मैंने पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ाया था, ठीक है, तो वहां ही मैंने डिस्कस कर दिया था कि जो रिएक्शन दो तरह की होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। फिर शॉर्ट में बता देता हूं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस क्या निकलती है, हीट। हम H बोल रहे हैं इसको, हीट एनर्जी को हम बोलते हैं एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी, H एंथैल्पी। और यहां पर अगर यानी आप ना इसको एक तरह से क्या, ये भी एनर्जी है बेटा, ये एनर्जी है, ये डिस्कस कर चुका हूं मैं, फिर डिस्कस कर रहा हूं। अगर ये रिएक्टेंट का एनर्जी है और ये प्रोडक्ट का एंथैल्पी है, एंथैल्पी अभी आप एंथैल्पी मतलब एनर्जी है, पर एनर्जी को हम एनर्जी को कब एंथैल्पी बोलेंगे वो हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप ये समझो कि एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी पर्यायवाची है, इट इज सिनोनिमस वर्ड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब किसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी रिलीज हो गई, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई ना, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। तो ये बना तो है, लेकिन क्या कैसे बना है, एनर्जी रिलीज करके, तो इसकी एनर्जी कम है। तो इसका जो डेल्टा H होगा, डेल्टा H मतलब डेल्टा H होता है चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। तो यहाँ चेंज हमेशा क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए
डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर मैं बोलूं डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो मतलब एक्सोथर्मिक। कोई भी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। अब मैं आगे डिस्कस करूं, जैसे मैं ये बोलूं ये एक रिएक्शन बता रहा हूं N2 प्लस थ्राइस H2, जो बुक के अंदर ये 2NH3 और इसका डेल्टा H लिखा हुआ है, इसका और नीचे लिखा हुआ है डेल्टा H इक्वल्स टू -92.5 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये रिएक्शन, इसमें डेल्टा H की वैल्यू क्या गिवन है, डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा H नेगेटिव है तो ये रिएक्शन क्या हो गई, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गई। और ये माइनस किसको बता रहा है, एक्सोथर्मिक को, और 92.5 क्या बता रहा है, 92.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। यानी जब इस रिएक्शन में N2 और H2 आपस में रिएक्ट करके 1 मोल NH3 बनाएंगे, इस रिएक्शन में N2 और H2 आपस में रिएक्शन करके जब 1 मोल NH3 बनाएंगे तो 92.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन इसका अगर आपको कोई पूछे कि इसका डेल्टा H का वैल्यू क्या होगा तो आप बोलोगे नेगेटिव 92.5 किलो जूल पर मोल। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। अब अगर अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं मैं, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी यहां पर प्रोडक्ट बना तो है लेकिन रिएक्टेंट में जब क्या गई है, रिएक्टेंट ने क्या एब्जॉर्ब की है, रिएक्टेंट ने जब हीट एब्जॉर्ब की है, रिएक्टेंट ने जब एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो प्रोडक्ट में बदला है। यानी प्रोडक्ट के पास ज्यादा एनर्जी है, यानी प्रोडक्ट के पास क्या है, ज्यादा एनर्जी है। तो किसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, प्रोडक्ट की। किसकी एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, प्रोडक्ट की। ठीक है, तो अब यहां डेल्टा H क्या हो जाएगा, HP माइनस HR। तो डेल्टा H की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव लिखूं मतलब ये हो गया एंडोथर्मिक। ये शॉर्ट में मैंने फिर भी आइडिया दे दिया। ऐसा आइडिया मैंने पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ाते वक्त भी दिया था। डिटेल डिस्कशन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 6 में करेंगे। तो अब यहां पर देखो, बॉर्नहेबर साइंटिस्ट का नेम है, इसमें हमने 1 मोल सोडियम लिया बेटा। ठीक है, ध्यान देना, 1 मोल सोडियम है मेरे पास। सोडियम का फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड। और हाफ मोल Cl2 लिया, यानी सोडियम तो कितने लिए मैंने 6.022 into 10⁻23 और Cl2 कितना लिया, हाफ मोल Cl2 यानी 1/2 23 यानी 3.011 into 10⁻23 Cl2 लिए। ठीक है, यानी आप यूं मत सोचो कि ये हाफ लिया हुआ है, ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, एनीवे, अब ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, ये दोनों कंबाइन करके बनाएंगे 1 मोल NaCl और NaCl की फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी। तो यू दिखने में, और इस रिएक्शन को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। इसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। यानी ये जो बना, इसका जो एंथैल्पी चेंज है उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ, यानी एनर्जी ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है, अब ये जो NaCl बना है तो आपको तो यूं लग रहा है कि बन गया, बहुत इजीली बन गया। जैसे आप किसी मकान के, आपके किसी मित्र का, रिलेटिव का
मकान बन गया और आप नागल पे गए हो तो वहां देख के हाँ ये तो बन गया आराम से, नहीं बेटा, उसने सबसे पहले जमीन पे, लैंड पे फाउंडेशन बनाया है, वॉल्स बनाई है, कॉलम बनाए हैं, फिर उसके ऊपर प्लास्टर हुआ है, लाइट फिटिंग हुई है, नल फिटिंग हुई है, कलर हुए हैं, फर्नीचर बना हुआ है। देयर इज नंबर ऑफ स्टेप्स उस ब्यूटीफुल हाउस को बनने में, उस ब्यूटीफुल होम को बनने में बहुत सारी स्टेप्स हैं। वो सारी स्टेप्स मिलके उस होम का प्राइस भी डिसाइड करती है, उस होम की क्वालिटी भी डिसाइड करती है, और ये सारी स्टेप इन्वॉल्व है उसमें। फाउंडेशन बनना, वॉल्स बनना, आरसीसी लगना, ठीक है, आप समझ गए, लाइट फिटिंग होना, नल फिटिंग होना, फ्लोरिंग होना, कलर होना, ये सारी स्टेप्स है होम बनने की। तो इसी तरह से ये NaCl डायरेक्ट नहीं बन गया, ठीक है, कि होम, ठीक है, मार्केट से परचेस करके आ गए, जैसे अपन एक्टिवा परचेस करके घर पे रख देते हैं, ऐसे नहीं, पूरा स्टेप बाइज, हर इवन देन एक्टिवा भी हो, कोई भी हो, हर चीज नंबर ऑफ एक सर्टेन स्टेप्स होती है, उसी के थ्रू बनती है। तो ये देखो ये कैसे बना, तो क्या होगा, सबसे पहले ये देखो बेटा, ये सोडियम है, ये जो सोडियम सॉलिड है, ये सोडियम सॉलिड, ठीक है, सबसे पहले 1 मोल सोडियम सॉलिड 1 मोल गैस में कन्वर्ट होगा। और फिर क्यों होगा वो भी क्लियर कर रहा हूं। देखो यहां पर उन्हीं स्टूडेंट को समझ में अच्छे से आएगा जिन्होंने पीरियोडिक टेबल, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो डायरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेगा, नहीं समझ में आएगा उसको, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम के, उसके बाद पूरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी ढंग से समझ में आया है तो ही आगे केमिकल बॉन्डिंग समझ में आएगा। और अगर आपने, यूं थोड़ी होता है कि बिना ABCD सीखे सीधे वर्ड बनाना चालू कर दोगे, या बिना ABCD और वर्ड के बोलो मैं तो सेंटेंस लिखूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो केमिकल बॉन्डिंग तो ये तो मतलब एक तरह से वर्ड बना रहे हैं अपन। तो पहले ABCD सीखो, यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ढंग से पढ़ो बेटा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है, ठीक है, ये अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर सोडियम सॉलिड, सोडियम गैस, सोडियम गैस Na, तो देखो हमको Na या Na क्या Na प्लस में कन्वर्ट हुआ है और Cl माइनस में, तो सोडियम डायरेक्ट Na प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन होती है न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस 1 मोल एटम। तो ये 1 मोल तो है, ये 1 मोल है, न्यूट्रल है, पर आइसोलेटेड नहीं है, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड है तो सब एक दूसरे से कंबाइन किए हुए हैं, ठीक है, गैसियस नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करके सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं इस सोडियम एटम के लिए क्या बोलूंगा, दिस इज दिस सोडियम एटम, ये सोडियम एटम क्या है, दिस इज न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस 1 मोल सोडियम एटम। तो हम इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले सोडियम सॉलिड को, सोडियम 1 मोल सोडियम सॉलिड को 1 मोल सोडियम गैस में कन्वर्ट किया, और इसके लिए जो मैंने एनर्जी खर्च की सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा H। क्या है ये है डेल्टा H। तो ये है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, ये है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। अब ये बन गया 1 मोल न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 281, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैस, जो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे लूज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहर है, उस इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालने में जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, ये डेल्टा I। तो ये बन जाएगा डेल्टा IH, ये हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखा है। अब जाके ये बना, यानी देखो Na से Na प्लस नहीं बना, सोडियम सॉलिड पहले 1 मोल न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट हुआ, फिर उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये Cl2, मॉलिक्यूल थोड़ी रिएक्ट करते हैं,
मॉलिक्यूल थोड़े रिएक्ट करते हैं, इसका मतलब Cl2 को पहले Cl में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Cl2 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? Cl2 को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को Cl एटम। तो हाफ मोल Cl, ठीक है, हाफ मोल Cl 1 मोल Cl दे, सॉरी हाफ मोल Cl2, हाफ मोल Cl2 1 मोल Cl देगा, ठीक है। अगर मेरे पास क्लोरीन है तो कितने दे देंगे? 2 क्लोरीन एटम दे देगा। और अगर ये हाफ मोल है तो तो ये क्या हो जाएगा? 1 मोल आ जाएगा, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब अगर हमारे पास 1 मोल Cl है, 1 मोल Cl2 है, ठीक है। अब ये 1 मोल Cl2 है, देखो 1 मोल Cl2 है, ये रहा, दिस इज द 1 मोल Cl2, समझो ये 1 मोल Cl2 है, ठीक। इस 1 मोल Cl2 के अंदर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो मैं एनर्जी दूंगा उसको बोलूंगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलूंगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो यहां पर आ जाता है, इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और एनर्जी। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और एनर्जी हो गई 1 मोल को, ठीक है। और अब ये टूट जाएगा तो 1 मोल Cl प्लस 1 मोल Cl मिलेगा। आप समझ गए? यानी कुल मिला के मेरे पास ये टूटा तो कितना हो गया? 1 मोल ये और 1 मोल ये, ठीक है। तो मेरे पास 2 मोल Cl बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने यहां कितना लिया? 1 मोल Cl2 gives 2 मोल Cl, 1 मोल Cl2, 1 मोल Cl2 gives 2 मोल Cl, तो हाफ मोल Cl2 gives 1 मोल Cl। और इसको ब्रेक करने के लिए जो हमने एनर्जी दी उसको हम क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इनटू हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाफ ही लिया हमने, आधा ही लिया। 1 मोल लेंगे तब ये बोलेंगे डेल डी एच, ठीक है। तो यहां पर इतना खर्च होगा, या अगर यहां पर इसकी वैल्यू x लगी है, यहां पर इसकी वैल्यू x लगी है, तो यहां x थोड़ी लगेगी, x/2 लेगी। ये 1 मोल है, ये हाफ मोल है, इसका ये आधा अमाउंट है, आधा अमाउंट है, तो इसको एनर्जी भी तो आधी देनी पड़ेगी इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए। अब ये बन गया हमारे पास न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये बन गया हमारे पास न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस क्लोरीन एटम। अब ये न्यूट्रल आइसोलेटेड जो क्लोरीन गैसियस एटम बन गया, ठीक है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, ये जो सोडियम ने दिया ये इसके पास चला जाएगा, और ये न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुका हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये सब काम करने पड़ रहे हैं अपन को NaC, जैसे मकान बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, उसी तरह से आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए पहले सोडियम का सब्लिमेशन करो, फिर सोडियम का आयोनाइजेशन करो, Cl2 का बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड तोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन गया, अब जाकर Na+ और Cl- बने। अब Na+ ने Cl- को देखा, दोनों बन गए, तैयार हैं, दोनों तैयार हैं और दोनों रेडी हो गए हैं। एक दूसरे को देखा, ऑपोजिट चार्ज है, इस वजह से उनमें अट्रैक्शन हुआ और वो कंबाइन करके NaCl में बन गए। और मैंने अभी क्या बताया? जब 1 मोल Na+ गैसियस और 1 मोल Cl- गैसियस, ये तो वैसे ही फिजिकल स्टेट गैस ही चल रही है इसकी जी, गैस को। तो 1 मोल Na+ गैस और 1 मोल Cl- गैस आपस में कंबाइन करके 1 मोल NaCl का आयनिक क्रिस्टल बन गया। तो अब यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लैटिस एंथैल्पी। उसको हम क्या बोलेंगे? लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी का यानी डेल LTH, इसको क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। मैंने क्या कहा? एंथैल्पी और एनर्जी एक ही मान के चलो अभी, और एक ही है, खाली थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो अपन वहां डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। दिख नहीं रहा है? ये नीचे लिख देता हूं।
ये डेल्टा एच, ये हो गया लेटिस एंथैल्पी। तो ये सारा इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? बॉर्न वेबर साइकिल। तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हुआ, वो किसका सम है? इन सब एनर्जीज का सम है। तो जो ये बना, अब मैं ये हटा रहा हूं बेटा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है अभी, ठीक है? तो ये ध्यान दो, इसका मतलब तो आपसे कोई पूछे कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, जब NaCl बना है, ठीक है, या कोई भी आयनिक कंपाउंड बना है, जरूरी नहीं है NaCl, कोई भी आयनिक कंपाउंड बना है, तो उसमें कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व हैं? तो उसमें एक, ये देखो, एक तो मेटल का सब्लिमेशन करना पड़ेगा, फिर मेटल का आयोनाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, मेटल का आयोनाइजेशन करना पड़ेगा, नॉन मेटल का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब यहां हाफ Cl2 है तो और ये है, और फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करनी पड़ेगी, फिर लेटिस एनर्जी रिलीज होगी। फिर थोड़ा अंदर ले लेता हूं बेटा, तो ये जो बन रहा है, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ मेटल, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ मेटल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल, प्लस लेटिस एनर्जी, प्लस लेटिस एनर्जी। इसका जो ये सम है, ये सम ही, यानी ये सारी एनर्जी इन्वॉल्व है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड में क्या है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इन्वॉल्व है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इन्वॉल्व है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन्वॉल्व है। नंबर 1 ये क्या है? मेटल का सब्लिमेशन एनर्जी। ये क्या है? मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये लास्ट में लेटिस एनर्जी रिलीज हुई, ये दोनों कंबाइन करके लेटिस एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl हुआ। इसमें अगर हम ये देखें तो ये जो तीनों स्टेप्स हैं, ये वाली जिस पे मैंने ब्लू बॉक्स बना दिया, ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, ये तो है एंडोथर्मिक, ठीक। और ये जिसके ऊपर मैं अब ब्लैक बॉक्स बना रहा हूं, ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक। तो ये एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो इसमें ये तीनों जितने कम होंगे, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो एंडोथर्मिक ये जितना कम होगा उतना अच्छा है, हमारा खर्चा कम है। यहाँ तो एंडोथर्मिक मतलब यहाँ हमारा खर्चा हो रहा है, एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पर। तो इन तीनों यानी मेटल जितना सॉफ्ट होगा, सब्लिमेशन एनर्जी उतनी कम जाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होनी चाहिए। यानी एक आयनिक कंपाउंड बने उसके लिए मेटल सॉफ्ट होना चाहिए और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। मेटल सॉफ्ट होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो तेजी से Na+ आयन बन जाएगा। जो नॉन मेटल है उसका जो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ये जो नॉन मेटल है इसका जो ये बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ये जितनी कम होगी उतनी अच्छी बात है, ठीक है। और अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी बात है, क्योंकि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यानी नॉन मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे, यानी उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो। मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे, मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे मतलब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो। नॉन मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन ले ले मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा हो।
तो इसीलिए हम ये बोलेंगे कि इन तीनों की वैल्यू जितनी कम हो और ये बॉन्ड जितना जल्दी टूटे, तो हम ये जो है ये वैल्यूज, ये वाली, ये वाली, ये वाली, जिसके ऊपर मैंने रेड सर्कल बना दिए, ये जितनी कम हो उतनी अच्छी बात है, और ये जितने ज्यादा हो उतना अच्छा है। मैंने अभी अभी बहुत अच्छे से बार बार करके समझाया कि किसी भी रिएक्शन का जो लेटेस्ट एंथैल्पी है वो जितना ज्यादा है तो आयनिक कंपाउंड उतना स्टेबल और जल्दी बनेगा, यानी वो केटायन और एनायन उतना तेजी से अट्रैक्ट करेंगे। मैं होप करता हूं बोन हेबर साइकिल समझ में आ गया होगा। बोन हेबर साइकिल बेसिकली उसने केमिकल बॉन्डिंग में इसलिए लिया है कि आयनिक कंपाउंड्स हैं अपने सिलेबस में, बाकी ये पार्ट थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर 6 का है। मैं वापस उसमें या तो कुछ नहीं है, उसमें तो इससे ज्यादा डिटेल में बोन हेबर साइकिल को डिस्कस कर रखा है, उनकी वैल्यूज को ले रखा है, तो हम ये वापस डिस्कस करेंगे। अगर थोड़ा बहुत डाउट अगर किसी को है, वैसा होना नहीं चाहिए, अगर किसी को है तो इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6 चैप्टर को आज ही भले खोल के देखो, आपको वहां पर ये बोन हेबर साइकिल मिल जाएगा। हम वापस बोन हेबर साइकिल को 6 चैप्टर में आज जो पढ़ा उससे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो जो थोड़े बहुत डाउट हैं वो वहां क्लियर हो जाएंगे। आप ठीक है, तो मैंने आज आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक क्रिस्टल्स, आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड और ऑक्टेट रूल इसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।